फिलहाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 9th के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये जो अध्याय है उसको हम लोग आप सभी के सामने रख रहे हैं। चैप्टर का नाम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। हम लोग यहां पर आप सभी के साथ इतिहास का ये जो हमारा चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसका लेक्चर नंबर 3 आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इस पूरे के पूरे जो आप क्या देखते हैं पार्ट था उसकी कहानी को समझ लिया है। मुख्य तौर पर ये जो आपका पूरा का पूरा अध्याय है ये हिटलर से संबंधित रहा और उसी के साथ साथ हमने देखा कि जो हिटलर जर्मनी का शासक था ये कैसे शासन में आता है, और फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा अपने इस चैप्टर में, और उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध की भी कहानी को आप सभी के साथ इसमें डिस्कस किया। और फिर हमने ये देखा कि हिटलर का अंत कैसे होता है और हिटलर की जो पार्टी थी जिसे हम लोग नाजी पार्टी कहते हैं या फिर जिसकी सोच रखने वाले लोगों को नाजीवादी कहा जाता है, उनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब आप कहेंगे कि सर आज की क्लास में क्या होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर तो ये चैप्टर खत्म हो गया था। हमारी आज की क्लास के अंदर हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उस सभी को आप सभी के सामने रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे पूरे तौर पर होंगे तैयार, और आप सभी के साथ करते हैं अपनी आज की इस क्लास को शुरू बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कि हमारी आज की क्लास में आप और हम क्या करेंगे, हमारी आज की क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं उनको रखने वाले हैं, उनको देखेंगे। ऐसे ही जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर हैं जो पेपर में पूछे जाने की संभावना रखते हैं उनको एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस की, और बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक सवाल आपके सामने रखा गया है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मनी ने साल 1919 में, आप सभी को पता है ना बच्चों के, साल 1919 में जर्मनी जो था वो क्या करता है, वो वारसा की संधि करता है। वारसा की संधि क्या थी? वारसा की संधि ये थी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था साल 1914 से साल 1918 तक, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस युद्ध में आप देखते हैं कि जो जर्मनी था ना वो क्या दिखता है दोस्तों, आपको शामिल होते हुआ दिखता है, और ये जो जर्मनी था आपको कैसा दिखता है, हारते हुए दिखता है। जर्मनी हार जाता है। अब जो जीते हुए देश थे जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, इन सभी देशों ने सारा का सारा प्रथम विश्व युद्ध का इल्जाम जर्मनी पर लगा दिया था और एक संधि करी थी जिसे वारसा की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इंग्लिश में कहते हैं। इसके तहत ये क्या किया गया कि जर्मनी पर लगभग 6 बिलियन पाउंड का इल्जाम लगा दिया गया कि तुम्हें हर्जाना देना है। जर्मनी के जितने भी लोहे के क्षेत्र थे वो इन लोगों ने कब्जे में कर लिए। जर्मनी के वो क्षेत्र जहां से कोयला निकला करता था वो भी इन जीते हुए देशों ने कब्जा कर लिया था। तो वारसा की जब ये संधि हो रही थी, जर्मनी की तरफ से वो कौन व्यक्ति था जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और जो ये राजी हुआ था कि जितने भी जर्मनी के लोहे के इलाके हैं, कोयले वाले इलाके हैं, वो सभी जीते हुए देशों को दे दिए जाएंगे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, फेडरिक एल्बर्ट, उसी के साथ है विलियम द्वितीय, स्टेटमेंट्स या फिर हिटलर। और इसका सही आंसर आपको क्या दिखता है दोस्तों, इसका सही आंसर है फेडरिक एल्बर्ट। ये व्यक्ति उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हुआ करते थे और इन्होंने ही क्या किया था, इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखा गया है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें नाज़ीवाद के सिद्धांत बताए गए हैं। हिटलर ने क्या किया है दोस्तों, एक पुस्तक लिखी है जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि हिटलर की क्या सोच थी, उसका जीवन किस तरीके से रहा था, और उसका जो पूरा का पूरा जीवन रहा है उसने उसको प्रस्तुत किया है एक पुस्तक में। उसका नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई ये किताब है जिसका नाम है मीन काम्फ, है ना। जर्मन में इसको मीन काम्फ कहा जाता है और जिसको हिंदी में कहा जाता है मेरा संघर्ष। इस पुस्तक के अंदर आप देखते हैं कि हिटलर ने इस पुस्तक को लिखा है और अपनी जिंदगी की जो संघर्षपूर्ण उसके समय की बातचीत है उसको उसने बताया है, और नाज़ीवाद के वो क्या सोच रखा करता था दूसरे लोगों के प्रति और उसकी पार्टी की क्या सोच थी उसको इस किताब के अंदर रखा गया है। मीन काम्फ इस किताब को कहा जाता है। तो यहां तक तो हमने आपके सामने अपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस को रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर कुछ और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष रखते चलते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि जो वाइमर गणराज्य आपको दिखता है इसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। आप सभी को पता है कि साल 1918 आते आते जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा था, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तो आप देखते हैं कि जो जर्मनी का शासक था,
जिसका नाम था काइजर विलियम, वो देश को छोड़कर भाग जाता है। और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि अब देश को चलाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं जर्मनी के वाइमर नामक जगह पर, और ये जर्मनी को एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के सामने कुछ समस्याएं थी। जैसे क्या समस्याएं थी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये सभी खामियां थी, जो गलतियां थी, वो ये थी कि इन्होंने जो संविधान बनाया था ना, उसमें ही बहुत सारी त्रुटियां या फिर गलतियां दिख जाती थी। और इसके संविधान में एक प्रकार से आप देखते हैं कि इस प्रकार की आशा की गई थी कि एक व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, सारे देश की शासन दे दी जा सकती है। तो आप देखते हैं कि वाइमर गणराज्य जब बनाया गया था साल 1918 के समय के बाद जर्मनी के अंदर, जब जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश बनाने की कोशिश की गई और जर्मनी का जो संविधान बनाया गया, वो संविधान पूरे तौर पर सही नहीं था। आप देखते हैं कि उस संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके तहत कोई व्यक्ति देश को चलाने की सारी शक्ति को अपने पास रख सकता था और वो देश के लिए खतरा बन सकता था। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि यहां पर क्या किया गया था, यहां पर यह बात कह दी गई थी जर्मनी के इस वाइमर गणराज्य के अंदर के मुख्य तौर पर जो गठबंधन सरकारें बनती हैं कि अगर जिनको बहुमत नहीं मिलता, बहुमत का मतलब कि जिनको सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतने साथी उनके साथ नहीं मिलते, तो ऐसे समय तक अनिश्चित काल रहा करता था। देखिए जैसे भारत के अंदर अगर आप लोग देखें, भारत की लोकसभा में आपको 545 सीट्स दिखती हैं। 545 लोग भारत की लोकसभा में जाते हैं, ये आपको पता है दोस्तों। जी हां, भारत की लोकसभा में 545 लोग जाते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल को भारत के अंदर सरकार बनानी हो तो उसको कितने साथी चाहिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी के 272 लोगों का जीतना जरूरी है ना। अगर कोई अकेला राजनीतिक दल 272 साथी उसके जीत जाते हैं तो वो देश में सरकार बनाता है। जैसे आप बीजेपी की देखें, बीजेपी की साल 2019 में आप लोग चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी के 303 साथी जीत गए। 272 चाहिए बहुमत के लिए कि जो इतने आंकड़ों को ले आएगा उस वो देश में सरकार बना लेगा। तो आप देखते हैं कि बीजेपी के अकेले ही 303 साथी आ गए थे और इसी वजह से आप देखते हैं कि बीजेपी ने सरकार बना ली। कभी कभार ऐसा होता है कि एक राजनीतिक दल को पूरा बहुमत नहीं मिलता, एक के 100 साथी जीते, दूसरी के 100 साथी जीते, और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर तीसरे के आपको कितने दिखते हैं दोस्तों, फिर तीसरे के आपको 72 साथी देखते गए कि भैया 3 पार्टियां मिलकर 272 के अंक तक पहुंच गई। और इस प्रकार की सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं कि मिलकर सरकार बना ली। अच्छा, अगर हम लोग यही चीज जर्मनी के अंदर देखें ना, तो जर्मनी के अंदर गठबंधन सरकार बनाने का कोई भी तरीका नहीं था। बस यही कहा गया था कि एक ही राजनीतिक दल को क्या होना चाहिए, पूरा बहुमत मिलना चाहिए। जैसे भारत में 272 सीटें अगर नहीं मिलती तो 3-4 लोग मिलकर, 3-4 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती हैं, देश को चलाती हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर सबसे बड़ी जो वाइमर गणराज्य बना था, सबसे बड़ी गलती यही थी कि यहां पर पूर्ण बहुमत की बात की गई थी। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो आप देखते थे कि फिर देश को चलाने की समस्या थी और देश में कई बार आपातकाल लगाया जाता था। उसके साथ एक और बड़ी समस्या थी कि ये जो वाइमर गणराज्य के लोग थे, ये जो लोकतांत्रिक लोग रहे थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने वार्सा की संधि पर साइन कर लिया था और जिसकी वजह से देश के जितने भी संसाधन थे वो देश के बाहर जा रहे थे, जिससे देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। तो ये 3 बड़ी समस्याएं आप देखते हैं कि वाइमर गणराज्य के समक्ष मौजूद थी। एक और सवाल आपके सामने रखा गया है दोस्तों, इसको देखते हैं कि नाज़ी समाज में, यानी कि जो हिटलर का समाज रहा था, वहां पर औरतों की क्या भूमिका थी, और फ्रांसीसी समाज से अगर हम लोग क्या करते हैं, वहां की औरतों की तुलना करते हैं कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई वहां पर जो महिलाएं थी, और जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि जो नाज़ी समाज था वहां पर जो महिलाएं थी, इन लोगों में औरतों की भूमिका में क्या फर्क था, ये इस पर आपको एक पैराग्राफ बताना है, उस पर आपको आंसर देखना है। आप देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, जो फ्रांस के राजा को हटाने की कोशिश हुई थी, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था कि नहीं लिया था? जी हां, महिलाएं आप सभी को पता है कि तृतीय स्टेट के अंदर आती थी और वो बढ़ चढ़कर क्या करती हैं, इस आंदोलन के अंदर आती हैं। 1789 में वो मुख्य तौर पर क्रांति करती हैं और 1789 के बाद फ्रांस में आप लोग देखते हैं कि 1791 में जब संविधान बनता है तो इसमें सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता। तो महिलाएं फिर वोटिंग के अधिकार की मांग करती हैं कि हमें भी पुरुषों के समान ही वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की जो स्थिति थी देश में परिवर्तन लाने की, वो बहुत ज्यादा थी। वहीं अगर हम लोग नाज़ी समाज की बात करते हैं या फिर हिटलर के समय की जर्मनी को देखते हैं, तो वहां पर जो महिलाएं थी उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा गौण रही थी, मतलब बहुत कम ये लोग क्या थे, विरोध करते थे।
हिटलर ने बस महिलाओं को यही बताया हुआ था कि तुम्हारा काम क्या है, आपका काम है कि अब सिर्फ बच्चे पैदा करो, और वो भी कैसे, जर्मन बच्चों को, शुद्ध किस्म के बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी आप देखते थे कि हिटलर के द्वारा दे दी गई थी। तो हिटलर के समय के अंदर महिलाओं की जो भूमिका थी वो ज्यादा बड़े तौर पर आपको नहीं दिखती है। वहीं फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने क्रांति के समय में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसके बाद जब देश में आप देखते हैं कि अपने वोटिंग की बात हुई कि हमें वोट करने का अधिकार दिया जाए, उस पर भी महिलाएं देखती हैं कि बढ़ चढ़कर आगे आती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और जबरदस्त बिंदु को आपको आपके सामने रख देते हैं। कुछ और सवाल हैं कि ये जो नाजी लोग थे, या फिर आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है कि ये जो नाजीवादी लोग थे, जो हिटलर के साथी थे, जो हिटलर की पार्टी में काम किया करते थे, ये प्रोपोगेंडा अपनाया करते थे। प्रोपोगेंडा का मतलब ये षड्यंत्र किया करते थे, चालाकियां चला करते थे, और ये चालाकियां चल यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करते थे। तो इनकी ये जो नफरत थी, उन्होंने नफरत जो ये यहूदियों के खिलाफ रखी थी, हिटलर और हिटलर के साथियों ने, ये पूरी की पूरी नफरत जर्मनी के हर व्यक्ति में कैसे भर दी थी हिटलर ने और हिटलर के साथियों ने, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ये है कि भैया जो हिटलर था या फिर जो पूरा का पूरा नाजी शासन था, उन्होंने भाषा और मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा क्या किया था, लोगों की सोच पर, लोगों के विचार पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था। आप देखते हैं कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि हत्या कर दो या फिर मुख्य तौर पर क्या करो, लोगों को मार दो। नरसंहार का मतलब होता है जिंदा खड़े करके मार दो। हत्या और नरसंहार शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, बहुत सेफ तरीके से वो खेल रहे थे। और उन्होंने कहा था कि जो यहूदी है ना, ये बेकार लोग हैं, इनका कोई नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, इनका अंतिम समाधान कर दो। ये संक्रमण है, इनको क्या कर दो, ये बीमारी है, इनको बीमारी को क्या कर दो, इसको बीमारी को मुक्ति दे दो। और आप देखते हैं कि इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब एक गलत प्रकार का ये शब्द यहां पर प्रयोग किया गया। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भाषा और मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, पोस्टर्स के जरिए लोगों में ये बातें बार बार भरी जाने लगी कि जो यहूदी लोग हैं वो बहुत गलत हैं, इनका अंतिम समाधान करना चाहिए और इनको संक्रमण से मुक्ति दी जानी चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे फोटोज के जरिए, फिल्मों के जरिए, रेडियो, पोस्टर्स के जरिए इस प्रकार की जो सोच थी वो देखते हैं कि बड़े लेवल पर की जाने लगती है। और ये जो नाजी विचारधारा थी, जब धीरे धीरे हर जर्मन व्यक्ति को यही चीज बार बार दिखाई जा रही है, यही चीज बार बार बताई जा रही है, यही चीज बार बार सुनाई जा रही है, तो लोगों के जहन में, लोगों के मस्तिष्क में क्या हो गया, इसका दुष्प्रभाव बढ़ गया। और जो साधारण जर्मन लोग थे वो भी क्या करने लगे, अखबारों में देखकर, न्यूज़पेपर में देखकर यहूदियों के खिलाफ होते चले गए, और वो भी क्या करने लगे, यहूदियों को मारने पर आतुर हो गए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि साल 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी थी, है ना। आपने ये देखा था कि साल 1918 में जब मुख्य तौर पर जर्मनी हार गया था, तो उसके बाद देश के अंदर लोकतंत्र आ गया था और देश को लोकतंत्र से चलाया जा रहा था। लेकिन आप देखते हैं कि साल 1930 तक आते आते ये जो लोकतांत्रिक लोग रहे थे, इनकी सोच कम हो गई थी। समाजवादी जो लोग थे उनकी सोच कम हुई थी। ये जो नाजी पार्टी थी, ये जो हिटलर की पार्टी थी, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है, इन लोगों की सोच और नाजी पार्टी क्यों ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी जर्मनी में, ये काफी ज्यादा लोग इन्हें पसंद कर रहे थे, ऐसा ये क्या कर रहे थे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि जो वाइमर गणराज्य बना था सन 1918 के बाद, जब जर्मनी में राजा यहां से भाग गया था, काइजर विलियम, उसके बाद जर्मनी को जो ये लोकतांत्रिक लोग चला रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से जब आप देखते हैं कि जर्मनी को चलाया जा रहा था, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा त्रुटियां थी। ये जो वार्सा की संधि की गई थी, संधि के तहत जर्मनी के जितने संसाधन थे वो जीते हुए देशों को दे दिए गए। जर्मनी के जितने भी कोयले के भंडार थे वो भी जीते हुए देशों को दे दिए गए। जर्मनी की जो संपदा थी, जर्मनी पर हर्जाना लगा दिया गया 6 बिलियन पाउंड का। जर्मनी के लोगों को अपमानित किया गया। तो आप देखते हैं कि जर्मनी के जो लोग थे वो मुख्य तौर पर अपनी लोकतांत्रिक सरकार से खुश नहीं थे, क्योंकि वार्सा की संधि से उनके देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अधिकतर जो जर्मन वासी थे वो खुश नहीं थे अपनी सरकार से। और ये जो युद्ध था, इस युद्ध में जो हर्जाना था उसकी बहुत भारी राशि आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जर्मनी को चुकानी पड़ रही थी, जिससे जर्मनी के अंदर जो हालात थे वो बहुत ज्यादा असंतुलित हो रहे थे। जर्मनी के लोगों के सामने जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता जा रहा था। उसी समय आप लोग देखते हैं कि हिटलर जो है वो मुख्य तौर पर आता है अपनी पार्टी के जरिए, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से भाषणबाजी करता है और लोगों को अपनी भाषण शैली के जरिए
आकर्षित करता है और उनसे कहता है कि देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है, हमारा अपमान किया गया है, हमारी देश को लूट लिया गया है। तो जिन्होंने हमारे देश को लूटा है मैं उन सभी से बदला लूंगा, आप सभी को एक अच्छी नौकरी दूंगा, आपको अच्छा जीवन दूंगा। और आप देखते हैं कि वो लोगों को क्या लगने लगता है कि भाई ये एक मसीहा है। हिटलर क्या होने लगता है, एक मसीहा की तरह से इसको पेश किया जाता है और अपने भाषण देने की कला की वजह से वो जनता के बीच में बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। वो बहुत ज्यादा लुभावने वादे करता है। वो कहता है कि मैं पूरे जर्मनी को बदल दूंगा, जर्मनी को दुनिया का सबसे सर्वशक्तिशाली देश बना दूंगा। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जर्मनी के जो लोग थे वो पूरे तौर पर हिटलर की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और फिर साल 1930 में आप देखते हैं कि बड़े लेवल पर जो जर्मनी के अंदर हिटलर और हिटलर की पार्टी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है। अगर आपको याद होगा साल 1928 में जब जर्मनी में चुनाव हुए थे तो मात्र 2% वोट ही हिटलर को मिले थे। लेकिन आप देखते हैं कि साल 1932 में जब वोट हुए तो आप देखते हैं कि मात्र 4 सालों में ये वोटिंग परसेंटेज 37% तक पहुंच गया था। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि हिटलर के वो लुभावने वादे जो उसने बदलाव लाने की बात की थी, इसी वजह से हर जर्मनवासी उसको पसंद करने लगा था, है ना। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नात्सी विचारधारा के लोग रहे थे या फिर ये जो नात्सी सोच रही थी, इसके क्या खास पहलू होते हैं, ये किस प्रकार की सोच रखते हैं, ये किस प्रकार की चीजों को रखते हैं, यहां पर ये आपसे पूछा जा रहा है। आप देखते हैं कि जो नात्सी लोग हैं, है ना, ये जो हिटलर के साथी लोग हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी क्या विचारधारा होती है, इसको यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि हिटलर के जो साथी लोग हैं वो किस प्रकार की विचारधारा को रखते हैं। आप देखते हैं कि ये नस्लीय भेदभाव करते हैं। हिटलर और हिटलर के साथियों का ये मानना था, जिसे हम लोग नात्सी सोच भी कह सकते हैं, हिटलर और हिटलर के साथियों का मानना था कि दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन लोग हैं जो राज करने के लिए बने हैं वो है जर्मन नार्डिक आर्यन। क्या है भैया, जो जर्मन नार्डिक आर्यन है ये दुनिया की सबसे उन्नत नस्ल है और इन्हें ही सिर्फ धरती पर जीने का अधिकार है, बाकी सबको मार दो, बाकी सबको खत्म कर दो। एशियंस हुए, अफ्रीकन हुए, उसी के साथ आप देखते हैं कि अमेरिकन हुए, यूरोप के और दूसरे देशों के लोग हुए। हिटलर और हिटलर के साथियों का यह मानना था, इनकी जो नात्सीवादी सोच थी, ये भेदभाव करते थे मनुष्यों में ही, और इनका यह मानना था कि सिर्फ यही नार्डिक जर्मन आर्यन ही सबसे सर्वशक्तिशाली हैं और यही क्या है, यही धरती पर राज करने के लिए आए हैं और इन्हें ही धरती पर जीवन जीने का अधिकार है। और इनका मानना था कि जितनी भी बाकी नस्लें हैं, एशियंस हुए, अफ्रीकन हुए, है ना, भारत के लोग हुए, इन सभी का समूल नाश कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इनका पूरे तौर पर खात्मा कर दिया जाए। पृथ्वी के ऊपर सिर्फ जर्मन और नार्डिक आर्यन लोगों को ही रहना चाहिए। ये आप देखते हैं कि इनकी सोच थी और इसीलिए आप देखते हैं कि इसी मकसद को पूरा करने के लिए ये अपने देश में यहूदी लोगों को, जिप्सी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एक और चीज जो थी, आप देखते थे कि जो हिटलर और हिटलर के साथी थे ना, वो कल्पना लोग बनाना चाह रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो वास्तविकता में नहीं हो सकती थी। हिटलर की यह सोच थी कि भैया उसके देश के अंदर कोई भी वांछित लक्षण वाले लोग नहीं रहे, कि कोई व्यक्ति विकलांग ना हो, कोई व्यक्ति अपंग नहीं हो, किसी व्यक्ति जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे देश में नहीं होगा। तो हिटलर एक ऐसे कल्पना लोग, एक ऐसे देश की कल्पना कर रहा था जहां पर सब लोग फिट होंगे, जहां पर सब लोग पूरे तौर पर सक्षम होंगे, कोई अक्षम नहीं होगा। एक ऐसे कल्पना लोग की कोशिश कर रहा था और इसका मानना था कि अगर हम सब फिट होंगे, पूरे तौर पर क्या होंगे, सही सलामत होंगे, तो फिर हम लोग अपने देश को आगे शक्तिशाली बना सकते हैं। और इसका ये मानना था कि जिस प्रकार का देश ये बनाना चाह रहा था हिटलर और हिटलर के साथी, उसमें ये जो खराब नस्लें जैसे यहूदी हुए, जैसे आप देखते हैं कि जिप्सी हुए, और जो विकलांग लोग हैं उनको रहने की कोई भी जगह नहीं होगी। हिटलर का जो जर्मनी होगा उसके अंदर कोई भी गलत नस्ल का व्यक्ति है, अकॉर्डिंग टू हिटलर के हिसाब से जो यहूदी और जिप्सी लोग थे और विकलांग लोग थे उनको नहीं रहने दिया जाएगा। तो इनकी सोच बड़ी गंदी थी, बड़ी विचित्र थी, बड़ी अजीब थी। ये भेदभाव कर रहे थे और उसी के साथ एक नस्लीय आप देखते हैं कि कल्पना लोग की बात कर रहे थे। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो युवा लोग थे, जो बच्चे थे, उनको लेकर हिटलर और हिटलर के साथी लोगों की क्या सोच रही थी। अगर हम इसको देखते हैं कि जो युवाओं का प्रशिक्षण था, है ना, जो यंग लड़के थे, जो जवान बच्चे थे, उनको लेकर भी हिटलर क्या कर रहा था, और हिटलर के जो साथी थे उनका मानना यह था कि बच्चों को ही क्या किया जाए, बच्चों को बचपन से ही, और जब वो थोड़े बड़े हो जाएं, जब वो थोड़े यंग हो जाएं, युवा हो जाएं, तो उन पर क्या दिया जाना चाहिए था, उनको सही से परीक्षण देने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि आगे चलकर वो हिटलर के वफादार बने। तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल से भी छोटे छोटे आयु के बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनसे बंदूकें चलाई जाती थी, उनसे उनका बचपन छीन लिया गया था। उनको इस प्रकार से ट्रेन किया जाता था कि वो आने वाले भविष्य में हिटलर के वफादार बने और हिटलर के लिए अपनी जान की आहुति दे दें। इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि उनको ट्रेन किया जाता था।
इसी के साथ उनको ट्रेनिंग तो दी ही जा रही थी, जो स्कूल का पाठ्यक्रम था ना, स्कूल का जो सिलेबस था उसमें भी पूरा पूरा बदलाव हिटलर और हिटलर के साथियों ने कर दिया था। आप देखते हैं कि अब इन्होंने अपनी किताबों के अंदर यहूदियों से नफरत करने की बात कहलानी शुरू कर दी। ये कहा जाने लगा कि जर्मन लोग ही दुनिया में सबसे बेहतर हैं, बस तुम जर्मन होने पर क्या करो, सम्मान करो, और जर्मनी का नागरिक होने पर सम्मान करो। तो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि स्कूल का पाठ्यक्रम सिलेबस इन्होंने बदल दिया, इन्होंने युवाओं को गलत ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, उनसे उनका बचपन छीन लिया। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिससे आप देखते हैं कि जो बच्चे थे उनके दिलों में किताबों के जरिए नफरत भरी गई, और इस किताबों के अंदर जो नफरत थी इसको और खतरनाक बनाने के लिए आप देखते हैं कि हिटलर ने मुख्य तौर पर जो वहां के बच्चे थे उनको आर्मी में डालकर बहुत ज्यादा गलत राह पर लेता चला गया। तो ये बहुत गलत सोच आप देखते हैं कि हिटलर और हिटलर के साथियों की हुआ करती थी। अगर हम लोग ये देखें कि हिटलर और हिटलर के जो साथी थे वो माताओं के बारे में क्या सोचते थे, इसको देखते हैं। इनकी सोच ये थी कि जो लड़के हैं ना, लड़के, हिटलर और हिटलर के साथियों का ये मानना था कि जर्मनी में जो लड़के हों वो शारीरिक तौर पर मजबूत हो, यानी कि एकदम फिट हो, है ना, एकदम मजबूत कदकाठी के हों। वहीं इनके हिसाब से लड़कियों को भगवान ने या फिर जो ईश्वर ने बनाया है उनको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि वो क्या करें कि जो बच्चियां हों वो बच्चे पैदा करना सीखें, बच्चों को पालना सीखें। तो छोटी छोटी उम्र में आप देखते थे कि ये खुद ही छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे बच्चे पलवाए जाते थे, इनको बच्चे पालने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और इनसे ये कहा जाता था कि भविष्य में सिर्फ तुम्हारा काम क्या है कि तुम एक आदर्श माता बनोगी, तुम्हारी जिंदगी यही है कि तुम एक अच्छी माता बनोगी। तो लड़कियों को सिर्फ आदर्श माता के तौर पर ही ये लोग समझते थे और उनको बच्चे पैदा करने के लिए ही प्रोत्साहित किया जाता था। तो महिलाओं के बारे में आप देखते थे कि इनकी बड़ी ही गलत सोच थी, ये सिर्फ महिलाओं को आदर्श माता के तौर पर ही देखा करते थे, और जो महिला जितने ज्यादा अधिक बच्चों को जन्म देती थी इनके हिसाब से वही सबसे बेहतर महिला है और वही सबसे बेहतरीन जर्मन है ना। और इसका मकसद ये था कि हिटलर अपनी आबादी को बढ़ाना चाहता था, वो ये चाहता था कि उसके साथ के जो लोग हो, जो शुद्ध जर्मन आर्यन हो, वो बहुत ज्यादा हो, इसीलिए वो बच्चियों से और महिलाओं से कहा करता था कि तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करो। तो आप देखिए छोटे छोटे ये बच्चे हैं और ये खुद ही क्या कर रहे हैं, ये खुद ही मुख्य तौर पर जो आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पालना सीख रहे हैं। तो एक प्रकार का आप देखते हैं कि कल्पना लोक था। और आप देखिए कि हिटलर जो महिला जितने ज्यादा बच्चे देती थी, 4 बच्चे देने पर आपको कांसे का अवार्ड दिखता था, 6 बच्चे देने पर आपको चांदी का अवार्ड मिलता था, और अगर आपने 8 बच्चे पैदा कर दिए तो आपको सोने का अवार्ड मिलता था। आप ट्रेन में फ्री में घूम सकती थी, आप मूवीज देखती थी। इस प्रकार से आप देखते थे कि हिटलर ने इस प्रकार के एक गलत प्रारूप को महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि हिटलर ने मुख्य तौर पर, ये जो हिटलर के साथी थे, इन्होंने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। हिटलर और हिटलर के साथियों की सोच क्या थी वो तो हमने पीछे देख ली, है ना। महिलाओं के बारे में ये क्या सोच रहे थे, उसी के साथ साथ हमने देखा कि ये बच्चों के बारे में क्या सोच रहे थे, इन सभी बिंदुओं को देखा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि मुख्य तौर पर हिटलर ने अपनी इस गलत सोच को हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचा दिया। तो आप देखते हैं कि इसके लिए इसने मीडिया का बड़े जोर शोर से क्या किया था, प्रयोग किया था। जर्मनी की हर सड़क पर, जर्मनी के हर चौराहे पर आप देखते हैं कि यहूदियों को मारने की बातें अखबारों में, पोस्टर्स में हुआ करती थी। एक साधारण जर्मन नागरिक इनको पढ़ता रहता था और बार बार जब इसको यही चीज बताई जाती थी कि तुम सबसे बढ़िया हो, तुम्हें इनको खत्म कर देना है, तो आप देखते हैं कि ये जो हिटलर की सोच थी, ये जो हिटलर की नाज़ीवादी सोच थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और समाज के अंदर ये देखते चले गए कि जो लोग थे वो हिटलर की इस सोच को अपनाना शुरू करते चले गए। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूलों में ही यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें यहूदियों से नफरत करनी है, जहां तुम्हें यहूदी मिले उन पर थूक देना है, उनको मार देना है। और आप देखते थे कि इसी सोच की वजह से जो लोग थे, जो छोटे छोटे जर्मन बच्चे थे, उनमें यहूदियों के प्रति गुस्सा भरपूर हो चुका था। यहूदी टीचर्स को क्या कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया, यहूदी बच्चों को भी स्कूल से हटा दिया गया, आप देखते हैं। और सिर्फ अब जर्मन बच्चों को ही, जो जर्मनी के अंदर पढ़ने वाले लोग थे, वो सिर्फ हिटलर के ही ना क्या थे, वंश से हुआ करते थे या फिर शुद्ध जर्मन नागरिक हुआ करते थे, है ना। हिटलर का यह मानना था कि स्कूलों को शुद्ध करना जरूरी है, पवित्र करना जरूरी है, इसीलिए यहूदियों को पूरे तौर पर यहां से हटा दिया गया। और युवाओं के दिल में, बच्चों के दिल में नफरत पैदा करने के लिए इसने क्या किया, युवा विंग बनाए, कुछ युवा बच्चों के ग्रुप बनाए, ताकि उनके दिमाग में क्या किया जा सके, गलत बातें डाली जा सके और उनको क्या है, देश के प्रति, जर्मनी के प्रति वफादार किया जा सके और यहूदी लोगों के प्रति आप देखते हैं कि उनको आक्रामक बनाया जा सके। तो मीडिया की मदद से, अखबारों की मदद से, और आप देखते हैं कि सिलेबस की मदद से
और बच्चों में ग्रुप बना बनाकर हिटलर ने बड़े लेवल पर बच्चों को और उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया। आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम लोग आप सभी के सामने अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को रखते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, एक एक कर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे और आप सभी बच्चों सवालों के आंसर्स देंगे। सबसे पहला सवाल है, पूछा जा रहा है आपसे कि जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी। आप सभी को पता है कि जर्मनी के अंदर जो समाजवादी लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था। तो ये जो जर्मनी के अंदर जो स्पार्टकिस्ट लीग थी इसकी क्या मुख्य मांग रही थी, आपसे पूछा जा रहा है। राजशाही की दोबारा से पुनर्स्थापना करना, हिटलर को तानाशाह बनाना, जर्मनी में सोवियत के तरीके से सरकार बनाना, या जर्मनी को ऑस्ट्रिया से अलग करना। क्या लगता है दोस्तों, क्या आपको यहां पर सही ऑप्शन दिखता है? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है कि विशेषाधिकार नियम जिसे कहा जाता है इनबिलिंग एक्ट, जिसके तहत हिटलर ने खुद को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर लिया था, वो कब हुआ था? 30 जनवरी 1933, 3 मार्च 1933 या फिर 30 मार्च 1933 या फिर इनमें से कोई नहीं। हिटलर ने एक कानून बनाया था, एक नियम बनाया था और जिसके तहत देश को चलाने की जो सारी शक्तियां थी उसने अपने अधीन कर ली थी। देश के संविधान को फाड़ कर फेंक दिया था, देश की संसद में आग लगा दी थी। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि उसने अपने आप को तानाशाह कब घोषित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रखा गया कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है। हिटलर जर्मनी का चांसलर किस साल के अंदर बनता है, ये आपको बताना है। 30 जनवरी 1929, 28 फरवरी 1933, 30 जनवरी 1933 या फिर 3 मार्च 1933। एक अच्छा सवाल है और आपको इसका सही आंसर प्रस्तुत करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और यहां पर हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए दोस्तों। चलिए एक एक कर इनके आंसर्स को देख लेते हैं। हमने सबसे पहला जो सवाल आपके सामने रखा वो ये था कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर ना 3 प्रकार के ग्रुप बन गए थे। साल 1918 के बाद जर्मनी में 3 प्रकार के ग्रुप बन गए थे। कुछ तो वो लोग थे जो राजा को पसंद करते थे, वो चाहते थे कि राजतंत्र ही जर्मनी के अंदर बना रहे। कुछ ऐसे लोग थे जो लोकतंत्र को पसंद करते थे, जिनका मानना था कि देश में और देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। और कुछ ऐसे लोग थे जर्मनी के अंदर जो समाजवाद को पसंद करते थे, और ये वैसा समाजवाद जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जैसा रूस के अंदर था, जहां पर क्या कहा गया था कि जो समस्या है ना देश के अंदर वो क्यों है, क्योंकि पूरे समाज में निजी संपत्ति है। तो आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जर्मनी के अंदर जो समाजवादी लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, अपनी एक पार्टी बना ली थी और इसी को क्या कहा गया था, इसी को स्पार्टकिस्ट क्या कहा गया था दोस्तों। आप लोग देखते हैं कि स्पार्टकिस्ट लीग के नाम से इसको बुलाया गया था। इन लोगों की मांग क्या थी? इन लोगों की ये मांग थी कि जो लोकतांत्रिक तरीके से देश में सरकार चल रही है ना, ये सही से नहीं चला रहे हैं देश को, और देश में क्या किया जाए, जर्मनी के अंदर जैसे रूस में सरकार चल रही है, जैसे रूस के समाजवादी लोग देश को चला रहे हैं, वैसी ही सरकार बनाने की कोशिश आप लोग देखते हैं कि जर्मनी के ये स्पार्टकिस्ट लीग के लोग भी करते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही बनता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि वो इनमें से कौन सी तारीख थी जिसके तहत क्या कर दिया जाता है, हिटलर थे वो अपने आप को तानाशाह घोषित कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि 30 मार्च 1933 में एक बिल हिटलर लेकर आता है, एक कानून बनाता है जिसको कहा जाता है विशेषाधिकार नियम, और इसी विशेषाधिकार नियम के जरिए हिटलर खुद को तानाशाह बना लेता है। तानाशाह का मतलब कि अब देश को चलाने की जितनी भी पावर हो वो पूरी की पूरी पावर अब एक व्यक्ति के पास आ गई है और वही क्या करेगा, वही पूरे तौर पर हर फैसले लेगा। अगला सवाल, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर या फिर प्रधानमंत्री कब बना? आप सभी को पता है कि 1932 में इलेक्शन हुए थे और उसके कुछ समय बाद, मतलब कि 1 साल बाद आपको दिखता है जनवरी के महीने में 30 जनवरी 1933 को हिटलर को क्या कर दिया गया था, आप देखते हैं कि जर्मनी का चांसलर बना दिया गया था। और ये लोकतांत्रिक तरीके से आया था, लेकिन आप देखते हैं कि खुद ही लोकतांत्रिक तरीके से आया, लेकिन बाद में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, देश के संविधान को फाड़ कर फेंक दिया और आप देखते हैं कि देश की संसद में इसने आग लगा दी और खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब यहां तक तो हमने आपके साथ अपनी आज की क्लास की क्विज के क्वेश्चंस को किया है। आगे बढ़ते हुए यहां पर अब हम लोग आपके सामने आपके होमवर्क के क्वेश्चंस को रखेंगे। तो आपके जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर होमवर्क ये जो आपका है ना ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग जरूर अपने क्वेश्चंस को प्राप्त कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, डिस्कशन करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप और मैं क्या करेंगे।
अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग भारत, आकार और स्थिति, इसी चैप्टर को क्या करने वाले हैं आप सभी के सामने रखेंगे। एक नया अध्याय है, भूगोल का एक नया अध्याय हम लोग आप सभी के सामने अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर रखने वाले हैं। अब तक हमने इतिहास के 3 जो आपके चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लिया है। हमने नाथसीवाद का उदय, उसी के साथ फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति को पढ़ा है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो एक नया अध्याय आप देखेंगे कल से शुरू होते हुए, नेक्स्ट क्लास से शुरू होते हुए, उसके अंदर हम लोग आपके साथ भारत, आकार और स्थिति इस चैप्टर को देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारत कितना बड़ा है, भारत का आकार कितना बड़ा है दुनिया के अंदर, और भारत कौन से गोलार्ध में दिखता है, पूरी कहानी हम लोग सीधे शब्दों में आपके सामने रखेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी अगली क्लास में, शुरू करेंगे एक नया अध्याय। आप सभी का हमसे जुड़ना